हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का उदित एकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। चलिए, काफ़ी दिनों बाद मेरी क्लास जो है कि ऐसे पूरी तरह से अच्छे से आ रही है, क्योंकि बीच में मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थोड़ी थी। चलिए, पहले तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी जुड़िए और ज़्यादा संख्या में जुड़िए। चलिए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, तो पिछली क्लास में जो है हम क्या पढ़ रहे थे, स्पेशल सेंसस का हमने स्किन के बारे में। पिछली क्लास जो हमारी थी वो स्किन के ऊपर थी, हमने उसमें 10 एमसीक्यूज किए थे। और आज की क्लास में जो है हम नोज के बारे में पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले आई पढ़ा, फिर हमने ईयर पढ़ा, फिर हमने स्किन पढ़ लिया और आज हम नोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्किन और नोज में मुझे लग रहा है कि 10 एमसीक्यू बहुत है, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ें उसमें पूछी नहीं जाती हैं। जितनी चीज़ें पूछी जाती है वो हमने आपकी इसमें कवर कर दी। चलिए, तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न हम लेके आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, द नोज इज मेनली यूज्ड फॉर। चलिए, बहुत अच्छा। नाक का यूज मेनली क्या होता है? देखिए, नाक का यूज तो स्मेल के लिए भी होता है। ठीक है, तो क्या उसके अलावा भी कोई यूज होता है? इसमें देखिए, इन ऑप्शन में देख के बताइए कि इन ऑप्शन में नाक का यूज क्या लिखा हुआ है। क्या मूवमेंट, हमारे शरीर की गति, हमारे जैसे हम चलते फिरते हैं तो क्या हमारा नाक चलाता फिराता हमें? दूसरा सर्कुलेशन, कि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, हमारे हृदय का जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है, क्या वो कराता है नाक? नेक्स्ट ऑप्शन, डाइजेशन, क्या पाचन करने के लिए नाक का यूज है? या फिर मेनली इसका ब्रीदिंग का काम होता है, सांस लेने में हेल्प करता है? चलिए, इसको एक फोटो से हम समझते हैं। देखिए, ये एक आदमी है जिसका ये क्या है, नोज है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंदर की तरफ देखें, ये तो नेजल कैविटी है। ये क्या है? नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी। अब इस नेजल कैविटी के पीछे हम जाएंगे तो हमें मिलेगा फेरिंग्स, लेकिन ये जो फेरिंग्स होता है इसको हम बोलते हैं नेजो फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजो फेरिंग्स। और नीचे की तरफ हम आएंगे, ये फेरिंग्स, ये पूरा ये क्या है? फेरिंग्स है। और यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स। नीचे आएंगे ट्रैकिया, देन उसके बाद हमारा जो है लंग्स। ये जो है ये इसकी ब्रांचेस, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकस। सी एच है ये, सी एच। चलिए, इतनी चीज़ें हो गई। तो नोज का मेनली जो काम होता है, एयर जो है वो इसी नोज से एंटर करता है, और इन पाथवे, इन सारे जितने नाम हमने आपको बताया, यहाँ से होते होते हवा जो है कहाँ पे इंटर करती है? फेफड़े के अंदर इंटर करती है। और फाइनली एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं श्वसन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्वसन बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेस्पायरेशन तो नहीं, लेकिन हम इसको ब्रीदिंग जरूर बोलेंगे। ब्रीदिंग, सांस लेना। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या हो गया? गैसेस का एक्सचेंज करना। तो गैस का एक्सचेंज करना तो नाक का काम नहीं होता, बट ब्रीदिंग होता है। सांस लेने के लिए यूजफुल जो होता है हमारा नाक होता है। तो मेनली इसका जो काम है वो क्या है? सांस लेने के लिए होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा देख लें ऑप्शन में कहीं ब्रीदिंग दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन ए में जो है ब्रीदिंग दिया हो, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे गलत। चलिए, अगला प्रश्न जो है हमारा, द सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड। सूंघने की क्षमता को क्या कहते हैं? सूंघने की क्षमता को, यानी कि जो हम स्मेल लेते हैं
उसका एक मेडिकल टर्म होता है। ठीक है, देखिए हमारा एक ऐसा प्रोफेशन होता है, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे डॉक्टर का हो, या फिर कोई फार्मेसी का हो, कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो, अगर इस प्रोफेशन में हो, वो मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी कोर्स हो, हमें हर चीज़ों का एक कोड कोड वर्ड सिखाया जाता है जो बाकी की आम जनता को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आपस की चीज़ों को थोड़ा सा क्या रख सकें, गोपनीय रख सकें। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, गोपनीय रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोडिंग वर्ड यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ पे बाकी जनता को स्मेल का मतलब सूंघना पता होता है, लेकिन हमें एक स्पेशल वर्ड पता होना चाहिए सूंघने के लिए, जो सिर्फ एक मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट को ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल को पूछ रहा है कि और क्या कहते हैं, क्या टेस्ट कहते हैं, स्वाद लेना, अरे नहीं, सूंघना और स्वाद लेना तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो गई। क्या उसको हियरिंग यानी सुनना कहते हैं, नहीं, सुनना और सूंघना दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। उसके बाद पहला ऑप्शन है विजन, देखना, नहीं, ये है देखना, देखने की शक्ति, नहीं, ये है सूंघने की शक्ति, क्या ये सूंघने की शक्ति है। तो अब सूंघने की जो शक्ति है उसको हम इंग्लिश में या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं ऑल्फैक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्शन बोलते हैं। सूंघने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं ऑल्फैक्शन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो नर्व होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सी नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि नंबर में कितने नंबर पे आती है, नंबर 1, यानी कि पहली क्रेनियल नर्व जो होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, यही सूंघने में हेल्प करती है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, विच सेल्स डिटेक्ट स्मेल, कौन सी सेल है जो स्मेल को डिटेक्ट करती है, यानी कि गंध को पहचानने में हेल्प करती है। क्या वो टेस्ट बड है, टेस्ट बड, अरे नाम से पता चला कि वो स्वाद के लिखा है, तो क्या वो सूंघने में हेल्प करेंगी, नहीं, ये तो टेस्ट के लिए ही है, ये टेस्ट के लिए यानी कि स्वाद के लिए है। दूसरा है म्यूकस सेल, यानी कि मांसपेशी कोशिकाएं, सॉरी मसल सेल है, मांसपेशी कोशिकाएं होती क्या, नहीं, ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है ब्लड सेल, अरे ब्लड सेल सूंघने के लिए थोड़ी होती हैं, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। फोर्थ है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, और सूंघने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो नाम आपको पता है कि सूंघने को हम ऑल्फैक्शन कहते हैं, तो आपको कहीं पे भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दिखे तो आप इसको क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि इंग्लिश हिंदी ये कन्फ्यूजन। देखिए, मैं हमेशा से इंग्लिश पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि अब फार्मेसी में भी एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश में ही होने वाली है, एग्जाम जो है वो इंग्लिश में होने वाली है, तो आपको इन चीज़ों को लेके प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी अब धीरे धीरे जो है इस प्रोफेशन से तो एकदम ख़त्म ही कर रहा है, तो आप जितना हो सके उतना इंग्लिश पे मेहनत करिए। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैं आपको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश ही वर्ड लेके आऊँ, भले उसमें मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। बाकी के टेस्ट बर्ड, म्यूक मसल सेल और ब्लड सेल्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में हमने बताया कि जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये जो है ना, ये आपको जो ब्रांचेस दिख रही हैं येलो येलो, ये ब्रांच किसकी है, ऑल्फैक्टरी नर्व की। किसकी ब्रांच है ये, ऑल्फैक्टरी नर्व की, जो कि क्रेनियल नर्व होती है, और ये पहले नंबर पे आती है। पहली क्रेनियल नर्व जो होती है इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, और इसका काम होता है सूंघना। और ये ट्रैक देखिए यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, ब्रेन के किस हिस्से में जाता है, वो आप कमेंट में डालेंगे कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है मैसेज को, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल को नाक से लेके ब्रेन के किस लोब में लेके जाती है, वो चीज़ हम आपको बता चुके हैं।
वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, द नोज हेल्प टू फिल्टर एयर बाय। नाक जो है, नाक से होके जो भी हवा अंदर जाती है उसको हमारी नाक जो है फिल्टर करती है, साफ करती है। वो किसकी मदद से साफ करती है? ऐसा क्या होता है हमारे नाक में, जो हवा जा रही है तो उसमें अगर कोई डस्ट है, कोई पॉलेंस है ना, कोई धूल मिट्टी है, तो वो क्या होती है कि हमारे नाक में ही रुक जाती है, बाकी हवा जो होती है वो शुद्ध होकर अंदर जाती है। बताइए। क्या वो ब्लड है कि नाक में हवा गया और वो पहले हवा ब्लड से मिलेगा उसके बाद शुद्ध होगा फिर जाएगा? नहीं। क्या वो एयर एंड म्यूकस, म्यूकस है? क्या वो बोन है या नाखून है? अरे नाखून नाक में कहाँ से आएगा? और हड्डी का काम फिल्टर करना नहीं होता है, एयर को फिल्टर करना नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, हेयर एंड म्यूकस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नाक में होते हैं छोटे छोटे ढेर सारे हेयर फॉलिकल्स और होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये होती क्या है पहले ये मैं बता देता हूँ। देखिए इस इमेज में आप देखिए कि एक आदमी की नाक है, ये क्या है, एक आदमी की ये नाक है जिसके अंदर आपको ढेर सारे क्या दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे फॉलिकल्स दिख रहे होंगे। अब इस फॉलिकल्स का काम यही होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा जो है इसी हेयर से होते हुए अंदर की तरफ जाती है। जब हवा इस बाल से होते हुए गुजरती है तो जितने भी डस्ट यानी कि धूल मिट्टी है वो इस नाक में क्या, जो नाक के बाल हैं इसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, धूल मिट्टी तो इसमें फंस जाते हैं, बाकी हवा जो होती है वो फिल्टर के अंदर जाती है। लेकिन इस बाल से भी बच के जो डस्ट यानी कि धूल मिट्टी अंदर नाक में चली जाती है उनको हमारी म्यूकस जो होती है वो क्या करती है, रोक देती है। अब म्यूकस क्या होती है, मान लीजिए ये नाक है, ठीक है, ये नाक है, यहाँ से हवा एंटर की और ये नाक भी जो ऐसे कैविटी बना हुआ है, पूरा एक लेयर होता है। लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अंदर की कैविटी होती है उसमें एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। चिपचिपा जो पदार्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं म्यूकस। और वो म्यूकस क्या करता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे बीच ये हाथ हमारा है, इस पे हमने क्या लगा दिया, ऑयल लगा दिया, तेल लगा दिया। अब हम इसको कहीं रोड पे ऐसे लेके जाएंगे और इसमें हमने तेल नहीं लगाया हुआ, तो जब दोनों हाथ का हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा धूल चिपका हुआ हमें मिलेगा जिस हाथ में तेल ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नाक के अंदर जो म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ होता है उसकी वजह से जो डस्ट अंदर गया है वो उसमें जाके चिपक जाता है, जिससे वो धूल मिट्टी हमारे फेफड़े में ना पहुंच पाए। क्योंकि एक बार वो फेफड़े में पहुंच गया तो वहां पे ज़्यादा डेंजर बीमारी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो हेयर एंड म्यूकस जो होते हैं वो हमारे नाक से जो एयर जाती है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। बाकी ब्लड और बोर और नाखून का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। द इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज इज कॉल्ड, नाक का अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? नाक का अंदरूनी भाग यानी कि जैसे ये क्या, नॉस्ट्रिल होता है, जो नाक में ये दोनों होल्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा एक जगह मिलेगा, जो अंदर जाते ही क्या मिलेगा, थोड़ा एक स्पेस मिलता है। उसी को पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। क्या उसको फेफड़ा कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्या उसको फेफड़ा कहते हैं कि नाक के अंदर जाते ही यहीं पे फेफड़ा है? क्या उसको गला कहते हैं? गला तो यहाँ है, लेकिन पूछ रहा है कि नाक के जस्ट पीछे। क्या उसको ईयर कैनाल कहते हैं? अरे कान की तो बात ही नहीं हो रही है, गला हमारा बहुत नीचे है, फेफड़ा तो उसके भी नीचे है, तो बचा क्या, नेजल कैविटी। हमने आपको ये फोटो दिखाई थी, ये वाली फोटो, इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना नोस्ट्रिल यानी कि नोज से अंदर जाते ही यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है और इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। कैविटी का मतलब एक खाली जगह जो नाक के अंदर, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नासिका गुहा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेजल कैविटी इसको हम बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। नोज वार्म्स द एयर बिफोर इट रीचेस, नाक जो है वो हवा को गर्म करती है लेकिन कहाँ पहुंचने से पहले, ये चीज पूछ रहा है इसमें कि कहाँ पहुंचने से पहले उसको गर्म करती है या फिर गर्म करके कहाँ भेजती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो जो नाक से हवा जा रही है क्या वो पेट में जा रही है? क्या वो ब्रेन में सीधे जा रही है कि नाक से गई और सीधे ब्रेन में पहुंच गई?
क्या वो दोनों फेफड़ों में जा रही है या फिर सीधे हृदय में जा रही है? बताइए। नाक से जो हवा जाती है, अब वो गर्म जा रही है ठंडी जा रही है, लेकिन यहाँ पे गर्म करके ही भेजा जाता है। नाक से जो है हवा को गर्म करके भेजा जाता है, लेकिन गर्म का मतलब ये भी नहीं है कि गर्मी के समय में ऑलरेडी गर्म हवा है और उसको और गर्म करके भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उतना गर्म करना जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, लगभग लगभग उतना गर्म करना हवा को, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो करके कहाँ भेजा जाता है? अरे पेट में तो भेजा नहीं जाएगा, पेट में हवा का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। ब्रेन में, अरे ब्रेन में सीधे हवा थोड़ी जाती है, वो पहले ब्लड के साथ मिक्स होगी, ऑक्सीजन जो होगा वो जाएगा। अब ऐसे थोड़ी कि हवा लिया और सीधे ब्रेन में चला गया। क्या सीधे हार्ट में जाएगा? हार्ट में भी सीधे नहीं जाएगा, वो सीधे कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में। कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे होता है गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि CO2 और O2 का क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक है, वो आप रिस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के बी और डी और ऑप्शन ए जो है वो गलत आंसर रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। पूछ रहा है कि विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स टू नोस्ट्रिल। अब देखिए भैया, ये क्या हमारी नाक है, ऐसी नाक होती है। अब एक होल यहाँ पे होता है और एक होल यहाँ पे होता है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि दोनों नाक को नोस्ट्रिल यानी कि दोनों नाक का छेद हम देखते हैं, तो बीच में एक ऐसा दीवार होता है जो इसको अलग और इसको अलग करता है। जो दोनों ओपनिंग है, नासा छिद्र जो है, नाक के जो दोनों छेद हैं, ये दोनों आपस में आगे जाके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाक को टच करेंगे ऐसे, तो यहाँ बीच में एक दीवार है। उसी दीवार का नाम पूछ रहा है कि वो कौन सी ऐसी दीवार है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे दोनों छेदों को अलग अलग करती है, सेपरेट कर रही है। क्या उसको हम स्किन बोलते हैं? ये बीच में स्किन है अंदर। क्या उसको हम मांसपेशी बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं, या उसको हम कोई हड्डी का नाम देते हैं, या फिर उसको हम सेप्टम बोलते हैं? बताइए। चलिए, ना तो उसको हम स्किन बोलते हैं, ना उसको हम मसल्स बोलते हैं, ना इसको हम बोन बोलते हैं, बल्कि हम उसको नाम देते हैं नेजल सेप्टम। ठीक है, देखिए सेप्टम वर्ड कहीं पे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि दो कैविटी को या फिर दो छेद को डिवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए कहीं पे भी दो कैविटी ऐसे बने हुए हैं और इन ऐसे अगर इनके बीच में कोई डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है, तो ये सेप्टम होता है। इसको कहते ही क्या, सेप्टम, जो जिसने क्या किया कि एक कैविटी थी इसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो अलग अलग, जैसे एक रूम था इसमें उन्होंने बीच में पार्टीशन डाल दिया, तो ये सेप्टम हो गया। जिससे क्या हुआ कि एक बड़ा सा रूम अब छोटे छोटे दो रूम में डिवाइड हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। म्यूकस इन द नोज हेल्प्स टू। नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, उस किस में हेल्प करता है? चलिए बहुत अच्छा सा भी हमने आपको बताया था म्यूकस का एग्जांपल, जो हमने हाथ में तेल वाला एग्जांपल दिया था कि एक में हमने तेल लगा दिया ढेर सारा और एक में तेल नहीं लगाया, फिर उसके बाद ऐसे हम बाइक पे बैठ के फिर ऐसे रोड पे निकल गए। देखेंगे हम बाद में कि इसमें तो धूल कम है लेकिन इसमें धूल ज़्यादा चिपकी हुई है। ठीक है, तो क्या यूज है उस म्यूकस का, बताइए। अभी हमने आपको एग्जांपल से बताया था ना, चलिए बताइए। ओके, देखिए उसका डाइजेशन में तो कोई हेल्प नहीं है, ना तो ध्वनि का प्रोडक्शन करना। क्या हमारे नाक से ध्वनि बनती है? ध्वनि नहीं बनती है, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हम बोलते हैं उसका पिच मेंटेन होता है हमारे नाकों से। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप दोनों नाक बंद करके बोलने की कोशिश करिए, देखिए पिच आपका गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पंप
ब्लड, अरे ब्लड को पंप करना तो हार्ट का काम है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। हमारा बचा क्या कि डस्ट और जर्म्स को, यानी कि कीटाणु जितने होते हैं ना, कीटाणु बैक्टीरिया वायरस जो भी हवा के साथ अंदर जा रहा है, उसके अलावा जो धूल मिट्टी जा रही है हमारे हवा के साथ नाक में, वो इसी म्यूकस में जाके चिपक जाती है, यानी कि ट्रैप हो जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स, धूल और मिट्टी जो मिट्टी कीटाणु हैं उनको क्या करना, पकड़ लेना, यही काम होता है हमारे म्यूकस का, जो कि नाक के अंदर होती है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ए सी और डी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लें। स्नीजिंग इज अ रिस्पॉन्स टू, छींक किसके कारण होती है? चलिए छींकना क्या है भाई? क्या छींकना कोई बीमारी है? किसी को छींक आ रही है तो क्या वो कोई बीमारी है? या फिर जब हमें ज़्यादा भूख लगती है तब हमें छींक आती है, या फिर हमें ज़्यादा नींद आती है तो छींक आती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें छींक आने लगती है, या फिर जब हमारी नाक के अंदर कोई इरिटेशन होता है, नाक के अंदर कोई ऐसी चीज़ पहुंच जाए जिस जो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, तब हमें छींक आती है। ये 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए भूख में कोई छींक आना, और नींद में छींक आना, और व्यायाम करते टाइम छींक आना कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो जो इरिटेशन होता है, अगर नाक के अंदर मान लीजिए नाक के अंदर कोई डस्ट या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला गया, कोई बैक्टीरिया वायरस ही जाके हमारे नाक में बैठ गया, तो वो हमें इरिटेट कर रहा है। ठीक है, नाक में कोई भी चीज़ गई इरिटेट कर रही है, तो अब उसको निकालने के लिए, उस धूल मिट्टी या फिर जो भी कीटाणु, उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स देती है, जिसको हम बोलते हैं स्नीज, यानी कि छींकना। वो क्या करती है कि बहुत प्रेशर से एक हवा का ढेर जो है हमारे नाक से बाहर निकालती है। ठीक है, जिसको हम बहुत फोर्सफुली छींक करके बाहर निकाल देते हैं, जिससे उसमें जो भी बैक्टीरिया वैसे फिर धूल हो वो हवा के साथ बाहर निकल जाए। ठीक है, आप देखते होंगे जब आप छींकते हैं तो नाक से ढेर सारा स्प्रे की तरफ निकलता है, तो वो म्यूकस होता है, और वो वही म्यूकस होता है जिसमें आपके बैक्टीरिया वायरस या फिर जो डस्ट होते हैं ना, धूल मिट्टी, वो चिपके होते हैं। तो जब हम छींकते हैं तो उस डस्ट, वो जो डस्ट है उस म्यूकस के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, 3 4 ऐसे हम छींकते रहते हैं। जब हमें जुकाम होता है या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है नाक में, या फिर कहीं हम धूल मिट्टी वाली जगह में चले जाते हैं, तो हम तब तक छींकते रहते हैं जब तक हमारा नाक साफ ना हो जाए। ठीक है, तो जो कोई भी इरिटेशन अगर हमारे नाक में जाता है तो वहां पे एक रिफ्लेक्स शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं स्नीज, यानी कि छींकना। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हंगर, स्लीप और एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में जो हमारा आखिरी प्रश्न ये होने वाला है कि गंध के लिए कौन सी तंत्रिका जिम्मेदार है, कौन सी नर्व जिम्मेदार है। ये तो बिल्कुल आपको बताना है, क्योंकि हमने कई बार बता चुका है और आज भी हमने आपको उस नर्व का नाम बताया। क्या वो स्पाइनल नर्व है? स्पाइनल नर्व का किसी भी, हम अगर बात कर ले तो हमारे हेड को तो सप्लाई नहीं करती है, और नाक जो है वो हमारे हेड में ही है। तो स्पाइनल नर्व को हम सीधे सीधे ऐसे गलत कर देंगे कि स्पाइनल नर्व तो नहीं हो सकती। बाकी की 3 जो है ये हमारी क्रेनियल नर्व है। 3 क्या है? क्रेनियल नर्व है। और नाम से ही पता चल रहा है कि ऑप्टिक जो होती है वो विजन के लिए होती है, देखने के लिए। ठीक है, किसके लिए होती है ये? देखने के लिए होती है। और जो हमारी ऑलफैक्ट ये ऑडिटरी है, ये किसके लिए भाई? ये है सुनने के लिए। किसके लिए? सुनने के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? सुनने के लिए है। तो बच्चे एक ऑलफैक्ट्री, ऑलफैक्ट्री जो होती है वो होती है सूंघने के लिए या फिर गंध के लिए। किसके लिए होती है? गंध के लिए होती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो हो जाएगा राइट आंसर, ऑल्फैक्टरी नर्व। बाकी के ऑप्शन ए, सी और डी यहाँ पे रहेंगे गलत। ठीक है, चलिए तो आज हमने जो 10 प्रश्न किए किसके? नोज से रिलेटेड, और यहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। स्पेशल सेंसर में मेनली हमने आई और ईयर के बारे में जो पढ़ा था वही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर फंसने वाले हैं, और स्किन में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे,
कि कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आपको उसका आंसर मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमने आपसे पूछा है कि ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो मैसेज को हमारे नाक से लेके ब्रेन के किस हिस्से में लेके जाती है, उसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।